गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बहुत दिन के बाद आज आप लोग को यूट्यूब पे फिर आए हैं क्लास देने के लिए। बीच में थोड़ा परेशानी हो गई थी, बच्चे लोग का एग्जाम हुआ था। एग्जाम के बाद फिर हम लोग व्यस्त हो गए थे, बैच बन रहा था उस बैच वगैरह में, इस वजह से आप लोग को बैच नहीं दे सके। आज से फिर हम लोग आए हैं पूरे सिस्टमेटिक ढंग से। देखिए, सबसे पहले आज आप लोग का जो क्लास होगा वो सिविक्स का क्लास होगा। सिविक्स में पहला चैप्टर जो है सत्ता में साझेदारी, वही सत्ता में साझेदारी आप लोग को हम पढ़ाएंगे। सत्ता में साझेदारी अभी एनसीईआरटी से चला रहे हैं। एनसीईआरटी में आप लोग ध्यान देंगे, जो थ्योरी का बहुत बड़ा जरूरी होता है। थ्योरी पे अगर आप लोग का पकड़ हो जाएगा तो क्वेश्चन आंसर आसानी से बन जाएगा। इसलिए जो हम पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से अच्छा से समझने का कोशिश कीजिएगा। वैसे मैं आप लोग को बतला दूं, जो इस बार क्लास 10th का अपने यहाँ डबल बैच होने जा रहा है। तो एक बैच जो होंगे वो मॉर्निंग में 5 बजे से 6:30 बजे तक के लिए होगा, और एक बैच अभी तत्काल हम एनसीईआरटी का मैथ शाम वाले बैच में पढ़ाते हैं। लेकिन शाम में एक न्यू बैच आप लोग को फिर से होगा, वो लगभग मानिए 15 अप्रैल या 20 अप्रैल से होगा। ठीक है। लाइव क्लास जो होंगे वो आप लोग को 8 बजे रात से होगा। वो अभी नहीं, जब थोड़ा और आप लोग का क्लास आगे चला जाता है तब हम आप लोग को देंगे। और ऑब्जेक्टिव का क्लास अभी तत्काल शुरू कर देते हैं, और थोड़ा थोड़ा सब्जेक्ट का भी जो है क्लास वो भी स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला चैप्टर जो है आपका ये है पॉलिटिकल साइंस। इसलिए लिख दिए हैं, जो राजनीति शास्त्र के अंतर्गत आप लोग को पढ़ना है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी यानी लोकतंत्र सबसे पहले तो होता क्या है, ये चीज समझ लीजिए। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा बनाया गया एक सिस्टम है, जिस सिस्टम में हम लोग, ठीक है, बिलोंग करते हैं, निवास करते हैं या रहते हैं। ठीक है। और इस बार जो आप लोग को हम पढ़ाने जा रहे हैं वो 2027 के लिए है। 2026 वाला वीडियो का बात खत्म है। 2027 की तैयारी के लिए हम आप लोग को, ठीक है, तैयारी में आए हैं। देखिए, 2027 की तैयारी जो होगी वो थोड़ा अलग ढंग से होगा। आप लोग मन से अच्छा से तैयारी करेंगे। देखिए, पहला चैप्टर है आप लोग को राजनीतिक विज्ञान में लोकतांत्रिक राजनीति, यानी पहला जो है ये भाग 2 दिया हुआ है। यानी इसका भाग 1 क्लास 9th में पढ़ना है और भाग 2 आपको क्लास 10th में पढ़ना है। आपका चैप्टर है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। हम लोग अपने लोकतंत्र में कैसे भाग लेंगे, हम लोगों का जो अधिकार है उस अधिकार को हम लोग कैसे पहचानेंगे, उसके बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ने के लिए मिलेगा। कहता है इस अध्याय में हम जानने की कोशिश करेंगे कि सामाजिक विषमता के कारण लोकतंत्र में द्वंद्व में तत्व किस प्रकार अंतर्निहित है। जातीय एवं सांप्रदायिक विविधता लोकतंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है। लिंग भेद के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवहार किस तरह परिवर्तित होता है। किस तरह लोकतंत्र सारी सामाजिक विभिन्नताओं, अंतरों और असमानताओं के बीच सामंजस्य बैठाकर उसका सर्वमान्य समाधान देने की कोशिश करता है, उसके बारे में लोकतंत्र में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, लोकतंत्र में होता क्या है, कहीं कहीं पर जाति के आधार पर, कहीं कहीं पर धर्म के आधार पर, कहीं कहीं पर लिंग के आधार पर हमारे समाज में भेदभाव किया जाता है। उस भेदभाव के बीच लोकतंत्र कैसे सामंजस्य स्थापित करता है, उसके बारे में आप लोग को इस चैप्टर में पढ़ने के लिए मिलेगा। पहला कहता है लोकतंत्र में द्वंद्ववाद। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोग ही शासन के केंद्र बिंदु होते हैं। लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें लोगों के लिए एवं लोगों के द्वारा ही शासन चलाया जाता है। देखते होंगे आप लोग, आपके समाज में जब मतदान का समय आता है, यानी चुनाव का प्रक्रिया स्टार्ट होता है, तो जो अभी हमारे मंत्री हैं, जो अभी हमारे सरकार हैं, वही आदमी हमारे यहाँ प्रणाम करने के लिए हमारे दरवाजे विजिट करते हैं। और उस समय में जनता जनार्दन जो होते हैं काफी महान होते हैं, अपनी बातों को अकर करके रखते हैं और कहते रहते हैं मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, अपनी बातों को रखते हैं। और जो मंत्री होते हैं, यानी जो नेता होते हैं, यानी जो लोकतंत्र में भाग लेने वाले उम्मीदवार होते हैं, वो लोग हाँ में हाँ मिलाते हुए चलते हैं। फिर एक निश्चित समय के बाद प्रक्रियाएं होती है, चुनाव होते हैं। चुनाव होने के बाद फिर हम लोग उसमें मतदान करने के लिए आते हैं। तो हम लोग का मतलब क्या, जिनका उम्र 18 वर्ष से ऊपर हो चुका है, जिनका पहचान पत्र, मतदान पहचान पत्र बन चुका है, वो लोग मतदान करने के लिए जाते हैं। उनके मत के अकॉर्डिंग जो उम्मीदवार होते हैं उनकी जीत होती है, और जीत होने के बाद फिर एक सिस्टमेटिक ढंग से हमारे ऊपर वो अधिकार करते हैं, यानी शासन करते हैं। वही हमारा लोकतंत्र में द्वंद्ववाद है। कहता क्या, द्वंद्ववाद का अर्थ क्या होता है। द्वंद्ववाद का अर्थ क्या होता है, सो देखिए, बातचीत या तर्क वितर्क करना। कभी कभी आप जाएंगे
या जाएंगे कहां, मोबाइल में ही सुनने के लिए मिलेगा। विधानसभा में या लोकसभा में पक्ष के और विपक्ष के लोग बैठे रहते हैं, यानी पक्ष का मतलब है जो जीत जाते हैं वो, और विपक्ष का मतलब होता है जो हारते हैं वो। दोनों सदन में बैठे रहते हैं और तर्क वितर्क होती है। वो उस पर इल्जाम देते हैं और वो उन पे इल्जाम देते हैं, और इल्जाम होते हुए अपनी अपनी डिमांड को रखते हैं और काम करवाते हैं। वही है बातचीत या तर्क वितर्क। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सामाजिक विभाजन के स्वरूप, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामाजिक विभाजन, अलग अलग स्वरूप तथा भेदभाव के विरोध का अलग अलग तरीके होते हैं। कौन कौन होते हैं? कहता क्षेत्रीय भावना के आधार पर सामाजिक बंटवारा और भेदभाव तथा विरोध और संघर्ष की शुरुआत होती है। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता में उत्तर भारत के बिहारी और उत्तर प्रदेश के लोग के विरुद्ध हिंसात्मक व्यवहार इसका उदाहरण है। अमेरिका में नस्ल या रंग के आधार पर होता है, और श्रीलंका में भाषा और क्षेत्र के आधार पर लोकतांत्रिक भेदभाव जो होता है वो देखने के लिए मिलता है। रियली में आप अगर मुंबई में जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं या कोलकाता में जाते हैं, अगर बोल देते हैं आप बिहारी, जो बिहारी हैं हम, तो आपके साथ हीन दृष्टि से देखेगा वो लोग। समझ गए? केवल नाम से जो आप बिहारी हैं, चाहे आपकी समझ, आपकी बूझ काहे नहीं वहां के लोगों से ज्यादा हो, लेकिन उसके माइंड में जो बस गया है कचरा, उस कचरा के अकॉर्डिंग आपको हीन दृष्टि से देखता है। उसी प्रकार से कहता है अमेरिका में अगर बात किया जाए तो नस्ल के आधार पर और रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है। वही बात अगर श्रीलंका में किया जाए तो भाषा के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर भेदभाव किया जाता है। कहता है भारत में सामाजिक विभाजन भाषा, क्षेत्र, संस्कृति, धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर किया जाता है। सामाजिक भेदभाव एवं विविधता की उत्पत्ति व्यक्ति को समुदाय या जाति का चुनाव करना उसके बस की बात नहीं है। कोई व्यक्ति जन्म के कारण ही किसी समुदाय का सदस्य बन जाता है। अब बताइए इसका मतलब समझिए। कहता है सामाजिक भेदभाव करना या विविधता करना एक लोगों की बात नहीं है, यह संभव नहीं है। लेकिन अब इसमें लोगों की क्या गलती होती है? जो कोई लवारिस बच्चा, मान लीजिए जाति कोई रहे और वह बच्चा को फेंक देता है, ऐसा होता है ना, शादी से पहले अगर कोई बच्चा जन्म ले लेता है तो उसको लोग फेंक देते हैं। उसकी क्या पहचान है जो वह फलाने जाति का है या फलाने जाति का है? उसकी कोई पहचान होती है? तो जिस समुदाय में वह पलने लगता है, जिस समुदाय में वो आ जाता है, उसकी जाति बन जाती है और उसके अकॉर्डिंग लोग भेदभाव करने लगते हैं। यहां पर समझ लीजिए अगर कोई ब्राह्मण का बच्चा रोड किनारे है, अगर उसको कोई अगर SC ST का आदमी अगर उसको उठा लेगा तो वो ब्राह्मण का बच्चा क्या बन गया? SC ST बन गया। लेकिन अगर SC ST का बच्चा अगर रोड किनारे फेंका हुआ है और अगर वह बच्चा को अगर कोई ब्राह्मण आदमी अगर उठा लिया तो SC ST बच्चा क्या बन गया? ब्राह्मण बन गया। किस पर डिपेंड किया? उसके समुदाय पे, उसके रहन सहन पे और उसके घर पे, यानी उसके घर से, उसके पूर्वज से हमारे समाज में जाति का निर्माण होता है और उस जाति के आधार पर हमारे समाज में या हमारे लोकतंत्र में भेदभाव की जाती है। कहता है क्या? दलित परिवार में जन्म लेने वाले बच्चा उस समुदाय का सदस्य हो जाता है। स्त्री पुरुष, काला गोरा, लंबा नाटा आदि जन्म का परिणाम है। लेकिन हमारे समाज में तुम देखता होगा अगर थोड़ा गोरे कलर का जो मतलब लोग होते हैं उनको चाहने वाले बहुत होते हैं, और जो काले लोग होते हैं उनको चाहने वाले बहुत ज्यादा लोग नहीं होते हैं, है ना? यानी भेदभाव है ना। कहता सामाजिक विभाजन जन्म आधारित नहीं होते बल्कि कुछ हम अपने इच्छा से भी चुनते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन कर लेता है, कुछ व्यक्ति नास्तिक बन जाते हैं। अब बताइए नास्तिक बन गया तो क्या वो सन्यासी हो गया? नहीं ना हुआ। सब जाति में नास्तिक हो जाता है। इसका मतलब क्या? वो अपनी मर्जी से धर्म का चुनाव कर लिया। ठीक है, तो यहां पर कहने का मेरा मतलब ये चीज है, जो जन्म से लोग का विभाजन नहीं होता है, समाज में अपने रहन सहन के आधार पर, अपने बिहेवियर के आधार पर विभाजन कर लेते हैं और उस विभाजन को हम लोग लोकतंत्र में एक मुद्दा बना करके आपस में ही, ठीक है, एक दूसरे को हीन दृष्टि से देखते हैं। कहता है एक ही परिवार के कई लोग किसान, सरकारी सेवक, व्यापारी, वकील आदि पेशा अपनाते हैं, जिनके कारण उनका समुदाय अलग हो जाता है तथा समुदाय के हित साधना एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। अब जरा सोचिए, एक ही परिवार में किसान है तो किसान का रहन सहन, और उसी परिवार में एक डॉक्टर है, डॉक्टर का रहन सहन, उसी परिवार में एक एडवोकेट है यानी वकील है, उसका रहन सहन, उसी परिवार में कोई एक सरकारी सेवक है, उसका रहन सहन, सबका अलग अलग हो जाता है ना। अब अलग अलग हो गया तो उसके बच्चे भी उसी अकॉर्डिंग चलेंगे ना। अब किसान का बच्चा है तो ऑटोमेटिक वो खेत में काम करेगा, और अगर व्यापारी है या एडवोकेट है तो उसका बच्चा मतलब अच्छा से ग्रोथ करेगा, पढ़ाई लिखाई करेगा, और एक समय आएगा जो दोनों में डिफरेंट दिखाई देंगे। अब जो अमीर हो गया
उसके यहाँ बड़े बड़े आदमी पहुंचेंगे, बड़े बड़े लोग आएंगे, उनका घर द्वार बन जाएगा, अच्छा बन जाएगा। जो किसान टाइप के होंगे, गरीब होंगे, उनका घर झुग्गी टाइप का रह जाएगा, उनके बच्चे में साफ सफाई नहीं रहेगा। तब बताइए जो ऊंचे मतलब वो जो बड़े आदमी थे वो छोटे आदमी को देख करके हीन भावना अपनाएंगे ना, भेदभाव करेंगे ना। तो वही हमारे समाज में होता है। कहता है सामाजिक विभिन्नता और सामाजिक विभाजन में अंतर कोई आवश्यक नहीं है कि सभी सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का आधार होता है। संभव हो भिन्न समुदाय के विचार भिन्न हो सकते हैं, परंतु हित समान होगा। जैसे मुंबई में मराठियों के हिंसा का शिकार व्यक्तियों की जातियां भिन्न थी, धर्म भिन्न थे, लिंग भिन्न हो सकता है, परंतु उनका क्षेत्र एक था। जैसे अभी मान लीजिए अपना लगुनिया रघुकंठ, लगुनिया रघुकंठ में क्या केवल एक ब्राह्मण ही रहते हैं? नहीं, ब्राह्मण भी हैं, कुशवाहा भी हैं, यादव भी हैं, पासवान भी हैं, दास भी हैं, सब जाति के हैं। तो अगर बात अगर पहले आएगी गांव में, अगर गांव में बात अगर आती है, टोला में अगर बात आएगी तो जाति के आधार पर लड़ाई कर सकते हैं। लेकिन अगर गांव गांव की अगर बात आएगी, क्या उस समय में वो जाति निभाएंगे? नहीं, तब निभाएंगे गांव, और गांव के आधार पर एक दूसरे से वो ठीक है लड़ाई करेंगे। जो लगुनिया सूर्यकंठ का आदमी है और हम लोग लगुनिया रघुकंठ के आदमी है, तो हम लोग उस समय में अपनी जाति नहीं देखेंगे, हम लोग अपना गांव देखेंगे, है ना। कहता है ये सभी एक ही क्षेत्र उत्तर भारतीय थे, उनका हित समान था, वे सभी अपने व्यवसाय और पेशा में संलग्न थे। इस कारण सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं ले सकता है। ये चीज आपको हिंदी में भी पढ़ने के लिए मिला है, याद रखिएगा। सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन नहीं होता है। सामाजिक विविधता का मतलब ये हुआ जब हम समाज में विभिन्न धर्म के लोग समुदाय के लोग रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं जो समुदाय हमारा समाज अलग अलग रहेगा, नहीं। जब समाज की बात आएगी तो हम एक सामाजिक प्राणी हैं। जाति जो है जिस समुदाय के हैं उस समुदाय में अपना जीवन यापन करेंगे, लेकिन पहले हम लोग सामाजिक प्राणी हैं। दूसरी बात, हम लोग शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, तो हम लोग के लिए जाति कुछ है ही नहीं। जाति क्या है? भगवान घर से कोई है जो जिस समुदाय में जन्म ले लिया उसकी वो जाति हो जाती है। मैं तो आपको एक ही बार पहले ही बतला दिया, जो रोड कात में जो फेंका हुआ बच्चा है उसकी क्या जाति है? जो उठा लिया, जो उसका लालन पालन कर लिया, उसका जाति का वो हो गया, है कि नहीं। कहता है सामाजिक विभाजन एवं विविधता में बहुत बड़ा अंतर है। सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। स्वर्णों और दलितों का अंतर एक सामाजिक विभाजन है। स्वर्ण और दलित मतलब समझते हैं ना, स्वर्ण मतलब होता है उच्च जाति और दलित मतलब होता है नीच जाति। उस स्थिति में हम लोग सामाजिक विभाजन करते हैं, क्योंकि दलित संपूर्ण देश में आमतौर पर गरीब, वंचित एवं बेसहारा होते हैं और भेदभाव का शिकार होते हैं, जबकि स्वर्ण आमतौर पर संपन्न एवं सुविधायुक्त होते हैं। अर्थात दलितों को यह महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं। जब एक तरह का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है और लोगों को यह महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं, तो इससे सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा हो जाती है। अमेरिका में श्वेत और अश्वेत का भी अंतर सामाजिक विभाजन का रूप है। ये देखने के लिए मिलेगा। ये जो दलित कहा, दलित में अपवाद है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अपवाद है जीतन राम मांझी, अपवाद है वो द्रौपदी मुर्मू। दलित में अपवाद है जो लोग पैसा वाला है, वरना दलित में आपको केवल गरीब मिलेंगे, और गरीब को लोग हीन दृष्टि से देखता है, उसको लोग बैठने नहीं देते हैं, उसको अपने साथ खाने नहीं देते हैं, तो लोग मान लेता है जो हम गरीब हैं, मान लेता है जो हम लोग दलित हैं, और वो समाज में अलग रहने लगता है। अलग रहने का मतलब क्या? विभाजन। अलग रहने का मतलब विभाजन। अलग रहने का मतलब विभाजन, यानी बंटवारा हो जाता है जी, ये अमीर परिवार है यानी स्वर्ण दलित परिवार है और ये दलित परिवार है। इस तरह से हमारे समाज का बंटवारा हो जाता है, जबकि जन्मजात वो बंटवारा नहीं है। कहता है क्या? सामाजिक विभाजन में जाति, राजनीति में सामाजिक विभाजन के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू की महत्ता है। जाति व्यवस्था राजनीति में कई तरह की भूमिका निभाती है। देखिएगा समाज में अगर आएंगे तो ऊपर से नीचे तक दिखाते हैं। जैसे अभी भाजपा फॉरवर्ड कास्ट यानी उच्च जाति के लिए है, चाहे उसमें खड़ा कोई दलित ही क्यों ना हो जाए, लोग वोट देगा किसको? भाजपा को। क्यों? जो हमारा ऊपर जो है वो हमारा कास्ट बैठा हुआ है। देखिए हो गया ना जाति। चाहे आपके इधर से उच्च कास्ट का लोग क्यों नहीं खड़ा हो, लेकिन अगर उसका जनता दल हो, भारतीय जनता पार्टी हो, तो उसे वोट नहीं देंगे। काहे? जो ऊपर जो है सो SC ST बैठा हुआ है, ऊपर में जो है पिछड़ी जाति बैठा हुआ है, उसको हमको वोट नहीं देना है। यही होता है लोकतंत्र में। और तो तुम्हारे समाज में आएंगे तो कैसे जातिवाद करेंगे? अगर तुम्हारे जाति के लोग हैं तो कहेंगे नहीं कुछ तो जाति का नाम पर वोट दहो ना, नहीं कुछ तो जाति का नाम पर वोट दहो ना। ये कह करके आप लोगों को समझ गए ना,
अब देखिए क्या कहता है। कहता है एक तरफ राजनीति में जातीय विभिन्नताएं और असमानताएं वंचित और कमजोर समुदायों के लिए अपनी बातें आगे बढ़ाने और सत्ता में अपनी हिस्सेदारी मांगने की गुंजाइश भी पैदा करती है, तो दूसरी ओर सिर्फ जाति पर जोर देना नुकसानदेह भी हो जाता है। हमारे समाज में ये चीज भी देखने के लिए मिलता है। जो दलित परिवार के होते हैं लोग, वो केवल गांव में बोलते हैं, केवल गांव में अकेले में बोलते हैं, उनकी बातों को दबदबा दिया जाता है, आगे तक जाने नहीं दिया जाता है। जबकि देखिएगा कभी भी राजनीति में केवल इतना ही कहा जाता है जब हम गरीब को उच्च करने के लिए यानी ऊपर उठाने के लिए ही हम काम करते हैं समाज में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। समाज में जो ऊंचे तबके यानी स्वर्ण वर्ण के जो लोग हैं उन्हीं को सब फैसिलिटी मिलती है और सब कुछ, दलित दलित ही रह जाता है। ठीक है, अब कहता है राजनीति में जाति की क्या भूमिका है वो समझिए। राजनीति में जातियों का अनेक पहलू होते हैं, जैसे निर्वाचन के वक्त पार्टी उसी जाति के अभ्यर्थी को टिकट देती है जिसकी जातियों की संख्या अधिक होती है, ताकि चुनाव जीतने के लिए जरूर वोट उसे मिल सके। समाज में देखते होंगे इस बार अपने यहाँ नगर निगम की चुनाव हुई थी, तो नगर निगम की चुनाव में आप लोग देखे थे जो SC ST को मेयर और उप मेयर का सीट मिला हुआ था। SC ST को जनरल कास्ट नहीं खड़ा हो सकता था, तो ये इसके आधार पर दिया गया था जो अगर जनरल को हम कर देते हैं तो दंगा फसाद ज्यादा होगा, SC ST को दो ताकि दंगा फसाद कम होगा, पहली बार का है चुनाव अपना अच्छा से हो जाएगा। और उसमें हमारे श्रीमती अनीता राम जी जीत गए। नहीं, अगला देखिए कहता है क्या, राजनीति पार्टियां चुनाव जीतने के लिए जातिगत भावना भड़काने की कोशिश करता है। जो मैं आपको ऊपर में कहा वही चीज यहां पर कह रही है। समाज में जाकर के कहता है हम तो हर जाति के अच्छी हो, हमारा वोट देना, नहीं कुछ तो जात के नाम पर दिया हाँ वोट, लेकिन वोट दिया कहता है ना, यानी वो भड़काता है। और फिर जहां उसकी जाति नहीं रहती है वहां जाकर के कहता है क्या, वही उम्मीदवार जो आपके नजदीक में आकर के कहा है जो जाति के नाम पर मुझे वोट दीजिए, वही जाकर के दूसरे जाति के नजदीक कहता है जाति मत देखिए, राजनीति में जाति नहीं, काम देखिए, काम एक बार देखिए, इसके छवि को देखिए, एक बार मौका दीजिए, मैं आपके इधर जीत करके अगर मैं आपका काम नहीं किया तो फिर आप मुझे बताएंगे। ऐसे ऐसे करके वो लोग राजनीति में एक दूसरे को भड़काते हैं, एक दूसरे को जिताते हैं। कहता है दलित और नीची जातियों का महत्व भी निर्वाचन के वक्त बढ़ जाता है, ये भी जाति का देखने के लिए मिलता है। देखिएगा समाज में अगर SC ST रहता है, इस बार देखोगे आप लोग आलोक कुमार मेहता जी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कहता हम तोरा वोट नहीं दबा तो हमारा इन कोनो काज निकल हो, जा जा भागो, यानी बोलने का मौका मिल जाता है राजनीति में। राजनीति जब स्टार्ट होती है यानी निर्वाचन जब चालू होता है तो उस समय में जब हमारे नेता लोग गांव गांव विजिट करते हैं तो उस विजिट में दलित परिवार यानी नीचे यानी गरीब लोग को भी बोलने का अधिकार हो जाता है। हम आपको वोट नहीं देंगे, आप जीत करके गए तो हमारे इधर क्या किए, एक बार घूम करके नहीं आए, हमारे लिए कुछ नहीं किए, हम नहीं देंगे वोट, बोलने का अधिकार है ना। दलित और नीच जातियों का महत्व भी निर्वाचन के समय बढ़ जाता है। अब देखिए जब लोग चुनाव की जातीयता में हास की प्रवृत्ति कैसे होती है चुनाव के समय में, अब वो बात कहता है राजनीति में यह धारणा बन जाती है कि चुनाव और कुछ नहीं बल्कि जातियों का खेल है, परंतु ऐसी बात नहीं है। राजनीति में अनेक अवधारणाएं भी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन अब नहीं है, अब केवल लिखित भाषाएं रह गई है। लोग चुनाव करते हैं जाति के आधार पर, लोग चुनाव करते हैं, ठीक है, समाज में अपनी अमीरी और गरीबी के आधार पर। जहां भी जाइएगा देखिएगा अमीर के दरवाजा पर पहले से पता कर लेता है नेता महानेता सब, जो फलाने गांव में कौन कौन पॉपुलर लोग हैं, केवल उनके दरवाजा पर गाड़ी रुकती है, उनको 1000 10,000 20,000 50,000 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख, नेता के नजदीक में पैसा का कोई कमी नहीं होता है, वो दे देते हैं और कहते हैं देख ले गांव में सबसे वोट लो भाई, और दरवाजा से उठ करके चला जाता है। अब उस समाज के जो उच्च जाति के रहते हैं यानी अमीर जो लोग होते हैं वो गरीबा सबको दबदबा बना देते हैं, दबदबा बना करके कहते हैं ले 500 रुपया वोट दिया ही, ले वो दारू का बोतल वोट दिया ही। और जो गरीब तबके के लोग होते हैं वो 500 रुपया पर वोट बेच लेते हैं, अपना अधिकार को बेच लेते हैं और बेच करके एक वोट दे देते हैं। अब वो जीतता है तो कहता है कि हम मंगनी जीत लियो हन, हम पैसा दलियो हन, और जिंदगी भर हमारे समाज को वो लूटते रहते हैं। देखिए कहता है निर्वाचन क्षेत्र का गठन इस प्रकार नहीं किया गया है कि उसमें मात्र एक जाति के मतदाता रहे, इसलिए चुनाव जीतने के लिए हर पार्टी एक या एक से अधिक जाति के लोगों का भरोसा हासिल करना चाहता है। और देखिएगा हर एक पार्टी में कई जाति के लोग शामिल होते हैं, इसीलिए जो समाज में ये ना देखे जो केवल ये फलाने जाति का समर्थक है, फलाने जाति का सपोर्टर है, ऐसा ना हो, इसके लिए वो लोग समझ गए ना विभिन्न जाति के लोगों को अपने पार्टी में शामिल करते हैं और विभिन्न क्षेत्र से उसको उम्मीदवार बनाते हैं। कहता है
ऐसा संभव नहीं होता है कि कोई पार्टी केवल एक ही जाति का वोट हासिल कर सत्ता में आ सकता है। वो पूरे समाज के लोगों से वोट लेता है और वोट लेकर के वो अपना जीत हासिल करता है। कहता है अगर जातीय भावना अस्थायी होता तो जातीय गोलबंद पर सत्ता में आने वाली पार्टी की कभी हार नहीं होती। क्षेत्रीय पार्टियां भले ही जातीय गुटों से संबंध बनाकर आ जाए, परंतु अखिल भारतीय चेहरा पाने के लिए जाति विहीन सांप्रदायिकता के परे विचार रखना आवश्यक होता है। ऊपर लिखे इन बातों से स्पष्ट होता है कि राजनीति में जाति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, परंतु दूसरे कारक भी असरदार होते हैं। केवल जाति से ही राजनीतिक नहीं होती है, लेकिन राजनीति के लिए जाति भी होती है। देखिएगा और देखिएगा नहीं, आप लोग देखते हैं समाज में जिसकी जाति अधिक होती है उसकी सरकार बनती है। मैं आप लोगों को किताब से पढ़ाते पढ़ाते 1 मिनट के लिए मैं कह रहा हूं, अपने लगुनिया रहुकंठ पंचायत से, हमारे लगुनिया रहुकंठ पंचायत में हरपुर अलोथे क्षेत्र है, वहां पर कुशवाहा की संख्या ज्यादा है और एक भेरी टोल है जहां कुशवाहा की संख्या अधिक है। तो कुशवाहा में अगर एगो खड़ा होता था पहले मुखिया के नाम पर तो उसकी जीत फिक्स होती थी। ब्राह्मण में केवल लगुनिया में है, और ब्राह्मण में क्या करते जो दूगो खड़ा हो जाते, जैसे ही दूगो खड़ा हो जाते कि दुन्नू हार जाते। तो ये है जाति। अगर वही में एगो खड़ा होते तो ब्राह्मण लोग क्या करते, जो ले लेते उससे बघी पर से कुछ वोट, कुछ मुस्लिम टोल से वोट ले लेते और कुछ तो कुशवाहा लोग दे ही देते वोट। तो इस तरह करके एगो रहते तो वो भी जीत जाते। लेकिन इस बार में क्या हो गया, जो कुशवाहा में भी कुछ खड़ा हो गए, कुछ ब्राह्मण में भी खड़ा हो गए, कुछ अदर कास्ट में भी खड़ा हो गए, मुस्लिम में भी कास्ट हो गए। तब वहां पर देखा गया जो उसमें से दोनों में यानी एक जाति में दूगो अगर उम्मीदवार हो गए, जैसे मान लीजिए कुशवाहा में दूगो खड़ा हो गए, जैसे मान लीजिए ब्राह्मण में दूगो खड़ा हो गए, तब लोगों को ठीक है थोड़ा सोचना पड़ गया और तब लोग देखने लगे जो कौन दोनों में बढ़िया काम कौन करता है। खुद उसी जाति के चाहे ब्राह्मण थे तो ब्राह्मण सोचने लगे जो दोनों में कौन अच्छा काम करता है। अगर कुशवाहा में दूगो खड़ा हुआ तो कुशवाहा में सोचने लगे जो दोनों में से अच्छा काम कौन करता है, और तब जाकर के अपनी सरकार बनाए यानी अपनी उम्मीदवार बनाए। लेकिन जाति की भूमिका रही। आगे देखिए, कहता अब 2 नंबर में है सांप्रदायिकता। राजनीति में धर्म समस्या के रूप में निम्नलिखित कारणों से खड़ी हो जाती है। धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। दूसरा कहता राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय विशिष्टता के लिए की जाती है। राजनीति किसी धर्म विशेष दावे को सपोर्ट करने लगती है। कहता है किसी धर्म विशेष के अनुयायी दूसरे धर्म के मानने वाले लोगों के लिए मोर्चा खोल देती है। एक धर्म के विचारों का दूसरे धर्म से श्रेष्ठ माना जाने लगता है, जिससे 2 धार्मिक समुदाय के बीच तनाव शुरू हो जाता है। कुछ दिन पहले आप लोग देखे होंगे हिंदू मुस्लिम, हिंदू कहता था जो हिंदू राष्ट्र होगा, मुस्लिम कहता था मुस्लिम राष्ट्र होगा। इसी में दोनों में लड़ाई हो गया। लड़ाई होने के कारण इंटरनेट वगैरह बंद हो गया, कितने जगह खूनमा खून हो गया। मिला था आप लोग को देखने के लिए। ये था आपको सांप्रदायिकता यानी धर्म के आधार पर। एक बार आज से 3-4 साल पहले भी हुआ था बाबू, जिसमें इंटरनेट वगैरह बंद था, ग्रुप डी का वैकेंसी निकला हुआ था और ग्रुप डी का वैकेंसी नहीं भरा पाया। नेट था ही नहीं, नेट बंद हो गया। क्या हो गया था, 2 धर्म के आधार पर हिंदू और मुस्लिम। हिंदू कहते थे हमारा धर्म ऊंचा है और मुस्लिम कहते थे हमारा धर्म ऊंचा है। इस तरह से सांप्रदायिकता हो जाता है हमारे समाज में। कहता है राजनीति में धर्म को इस तरह इस्तेमाल करना ही सांप्रदायिकता कहलाता है। देखिए सांप्रदायिकता का परिभाषा क्या है। कहता है जब हम यह कहने लगते हैं कि धर्म ही समुदाय का निर्माण करती है तो सांप्रदायिकता राजनीति जन्म लेती है, और इस अवधारणा पर आधारित सोच ही सांप्रदायिकता है। अब जब हम मानिए लेंगे जो सांप्रदायिकता यानी धर्म के आधार पर ही लोकतंत्र का निर्माण हुआ है, तब तो हो ही गया ना। तब तो अब हमारे धर्म का लोग बने हैं तो हम दूसरे धर्म को कुचल देंगे। नहीं, आप लोग देखे होंगे यूपी में आदित्य योगीनाथ की सरकार है, वो मुस्लिम को देखना ही नहीं चाहती है। नहीं, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाती है, सांप्रदायिकता हो जाती है, दंगा फसाद हो जाते हैं, लोकतंत्र एक तरफा मोड़ ले लेती है। ठीक है। अब कहता है राजनीति में उसमें जाति का क्या महत्व था, यहां पर अब राजनीति में सांप्रदायिकता का क्या महत्व है। सो देखिए, कहता है सांप्रदायिकता का सोच प्रायः अपने धार्मिक समुदाय का प्रमुख राजनीति में बरकरार रखना चाहता है। जो लोग बहुसंख्यक समुदाय के होते हैं उनकी कोशिश बहुसंख्यकवाद के रूप ले लेती है। जैसे श्रीलंका के सहेलियों का बहुसंख्यकवाद, वहां की निर्वाचित सरकार ने सहेली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के लिए 1956 में सहेली एकमात्र राजभाषा के रूप में घोषित करना, विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सहेलियों को प्राथमिकता देना, बौद्ध धर्म के संरक्षण हेतु कई कदम उठाना इत्यादि सांप्रदायिकता का एक लक्षण देखने के लिए मिला था श्रीलंका में। ऐसा ही अपने यहां भी देखने के लिए मिलता है, लेकिन ये चीज में अभी अपने यहां कुछ हद तक सही है।
सांप्रदायिकता के आधार पर राजनीति गोलबंदी सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है। इसके लिए पवित्र प्रतीकों, धर्मगुरुओं और भावनात्मक अपील आदि का सहारा निर्वाचन के वक्त लिया जाता है। किसी खास धर्म के अनुयायियों से किसी पार्टी विशेष के पक्ष में मतदान करने की अपील कराई जाती है। अब यहां पर आप लोग को एग्जाम्पल देते हैं, उस चीज को समझिए। भाजपा का देखे होंगे गेरुआ झंडा है, गेरुआ रंग का झंडा है, वो इस चीज का प्रतीक है जो हम हिंदू राष्ट्रवाद है। उसी में आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी लालटेन छाप का, ठीक है, वो मुस्लिम मिलाद नहीं होता हरियर का, वैसा है। इसका पहचान क्या है? जो हम लोग मुस्लिम हैं, पहचान अपना अपना दे रहा है। अब बताइए, उस चीज के आधार पर लोग अपनी अपनी सांप्रदायिकता को ऊंचे कर रहे हैं ना। और देखिएगा इस बार आप लोग देखे होंगे भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो थे हिंदू धर्म, लेकिन टोपी यार पहने हुए हैं, ये सब किए हुए हैं, ईद में किए हुए थे नहीं। यानी वो क्या कहना चाह रहे हैं? जो हम मुस्लिम धर्म के अनुयायी हैं। जैसे भाजपा का कहना है जो हम हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, ऐसे कहना है। तो इस तरह से सांप्रदायिकता में आपको, ठीक है, धर्म बाधा डालती है, राजनीति में सांप्रदायिकता बाधा डालती है। कहता है सांप्रदायिकता का भयावह रूप तब देखते हैं जब संप्रदाय के आधार पर हिंसा, दंगा और नरसंहार होने लगता है। एक दूसरे को लोग मारने लगते हैं, काटने लगते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे आजादी के समय के लिए, देखे नहीं होंगे, सुने होंगे और बुक में पढ़े होंगे। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो आजादी के समय में ही हिंदू और मुस्लिम के बीच में दंगा फसाद हुआ था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नाम पर। पाकिस्तान लोग हिंदू को, यानी हिंदुस्तान के लोगों को काट काट करके भेज रहा था, पढ़ने के लिए मिला था। यही है सांप्रदायिकता। आज के क्लास के लिए आप लोग को इतना ही रहने देते हैं। हम फिर मिलते हैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव के क्लास को लेकर के। तब तक के लिए पॉलिटिकल साइंस यानी सिविक्स में बाय।